हेलो स्टूडेंट, स्ट्रक्चर ऑफ एटम के इस इम्पॉर्टेंट वीडियो में आज हम एक तीसरा एटॉमिक मॉडल करेंगे। इससे पहले हम थॉमसन मॉडल ऑफ एटम और रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम कर चुके हैं। ये तीसरा मॉडल है, बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल है, बहुत ही एप्लीकेशन है इसकी। नील बोहर साइंटिस्ट ने 1913 में एक मॉडल दिया था, काफ़ी सारे इसके एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है। एक प्रॉपर टारगेट रखा गया था, जैसे एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करना और लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन को एक्सप्लेन करना। इन दो बातों को सामने रख के ये मॉडल दिया गया था। एंड तक मेरे साथ इस वीडियो में जुड़े रहना, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। आज के इस वीडियो में पार्ट 1 करेंगे, उसमें हम बोहर मॉडल ऑफ एटम के सारे कॉन्सेप्ट, जितने भी फॉर्मूले हैं, जितने भी पोस्टुलेट्स हैं, वो सब करेंगे। और उसके अगले पार्ट 2 में बोहर मॉडल ऑफ एटम की डिफरेंट एप्लीकेशन, क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल, ये सब करेंगे। तो शुरू करते हैं बोहर मॉडल ऑफ एटम। इसमें एक साइंटिस्ट है नील बोहर, और 1913 में इस साइंटिस्ट ने, क्योंकि ये फिजिसिस्ट था, तो फिजिक्स में एक सर्कुलर मोशन टॉपिक होता है। सर्कुलर मोशन में ये होता है कि एक बॉडी किसी दूसरी बॉडी के राउंड रिवॉल्व करती है। तो एटम में भी ऐसा है कि एक न्यूक्लियस है और उसके राउंड इलेक्ट्रॉन्स हैं। यहाँ पर जैसे मान लो कोई भी आप इलेक्ट्रॉन लिख लो, यहाँ पर सब इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इधर न्यूक्लियस भी चार्ज है और इलेक्ट्रॉन भी चार्ज है। तो न्यूक्लियस हैवी है, इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम है। तो सर्कुलर मोशन एक फिजिक्स का टॉपिक है, और उसमें दो टर्म आती हैं, एक सेंट्रीपिटल फोर्स और एक आता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो नील बोहर ने जो सर्कुलर मोशन का कॉन्सेप्ट इस बोहर मॉडल ऑफ एटम में एक्सप्लेन किया, या इसमें अप्लाई किया, मैं उसका एक छोटा सा पार्ट एक्सपेरिमेंटल व्यू बॉल से दिखाता हूँ आपको, ताकि आपको एक माइंड में ये कॉन्सेप्ट बनेगा कि क्या चीज़ ऐसी सोची इसने कि बोहर मॉडल ऑफ एटम आया और उसने बहुत सारी प्रॉपर्टीज प्रूव की। मेरे हाथ में एक बॉल है ये, और बॉल धागे से बांधी हुई है, देखो। और इस धागे का एक सिरा मैंने हाथ से पकड़ा हुआ है, ये आप ध्यान से देखिए। इस तरीके से जब मैं अपने हाथ को, इस हाथ को न्यूक्लियस मान लूँगा, इस हाथ को न्यूक्लियस मान लूँगा, और ये जो बॉल है इसको इलेक्ट्रॉन मानूंगा, तो इसको मैं इस तरीके से घुमा सकता हूँ। ये देखो घूमनी शुरू होगी। आप चेक कीजिएगा, हाथ के अराउंड जो बॉल है वो घूमनी शुरू होगी, सबको दिखती होगी। मेरे हाथ के राउंड ये बॉल घूमनी शुरू होगी। मैं इस हाथ को न्यूक्लियस मानूंगा, और जो बॉल है उसको मैं इलेक्ट्रॉन मानूंगा। और जो हाथ और बॉल के बीच में धागा है वो एक फोर्स है जो बॉल को अपनी तरफ खींचता है और किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट में घुमाता है। जब ये बॉल घूमती है तो आपको एक ऑर्बिट दिखता होगा, ध्यान से देखिए, ऑरेंज कलर का एक चक्कर दिखता होगा, और ये एक ऑर्बिट है। ऑर्बिट का मतलब एक सर्कुलर पाथ जिसमें डिफरेंट फोर्सेस बैलेंस होते हैं, डिफरेंट एनर्जीज बैलेंस होती है, जिसमें रेडियस कांस्टेंट रहता है, जिसमें वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है, और सर्कुलर मोशन में लगने वाला एंगुलर मोमेंटम भी कांस्टेंट रहता है। उस कांस्टेंट के लिए एक टर्म आती है क्वांटाइजेशन। कांस्टेंट के लिए कौन सी टर्म आती है? क्वांटाइजेशन का मतलब फिक्स वैल्यू। आप देखो इसी तरीके से जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के राउंड पर्टिकुलर स्पीड पे, उसके बाद डेफिनेट ऑर्बिट में जिसकी एनर्जी फिक्स है, और बाकी सारी प्रॉपर्टी जो सर्कुलर मोशन की प्रॉपर्टीज़ हैं वो सारी इसमें कांस्टेंट हो जाती हैं। और इसी को बेस मान के बोहर ने एक मॉडल ऑफ एटम दिया जिसका नेम, बहुत फेमस नेम है, बोहर मॉडल ऑफ एटम। तो जो मैंने अभी आपको ये बॉल घुमा के दिखाई, इसमें आपने देखा कि ये तब तक घूमेगी जब तक हाथ की तरफ लगने वाला इनर फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स, और इसके मास और वेलोसिटी से लगने वाला आउटर फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, कांस्टेंट रहते हैं। अगर मैं इसका रेडियस बढ़ाऊंगा तो ये चेंज हो जाएगा, अगर मैं रेडियस कम करूंगा तो चेंज हो जाएगा, बॉल का मास चेंज करूंगा तो चेंज हो जाएगा, न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज चेंज करूंगा तो चेंज हो जाएगा। मतलब बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो इसके फोर्स को, इसकी ऑर्बिट को, इसकी एनर्जी को वेरी करेंगे। और वो सारे जो फैक्टर्स हैं वो न्यूक्लियस के ऊपर, न्यूक्लियर चार्ज, उसके एटॉमिक नंबर, इन सब के अकॉर्डिंगली अप्लाई किए जाएंगे। बात ध्यान से समझ लो,
कि सर्कुलर मोशन को हमने एटम के ऊपर अप्लाई करना है, और सर्कुलर मोशन में जो सेंट्रल बॉडी होती है और एक सराउंडिंग बॉडी होती है, जब वो रिवॉल्व करती है तो वो सारे हमने कॉन्सेप्ट, सारे फॉर्मूले इस पे भी लगाने हैं कि न्यूक्लियस के अराउंड जब वो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है तो हमने इसके ऊपर भी लगाने हैं। तो बोहर मॉडल ऑफ एटम में जो पहली बात थी, अगर मैं ये देखूं क्यों बनाया गया, क्यों दिया गया, क्या ऐसी चीज़ थी, तो इसने एक्सप्लेन करना था क्या, स्टेबिलिटी ऑफ एटम एंड लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम। ये दोनों की दोनों बातें रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम एक्सप्लेन नहीं कर पाया। आप सबको पता होगा कि रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम में न्यूक्लियस की डिस्कवरी के बाद इलेक्ट्रॉन का कोई ऑर्बिट नहीं मेंशन किया गया, और मैक्सवेल थ्योरी के अकॉर्डिंगली अगर एक चार्ज बॉडी के राउंड दूसरी चार्ज बॉडी घूमती है तो वो कॉन्टीन्यूसली उसकी तरफ खींचेगी, एनर्जी लूज करेगी, और अल्टीमेटली जो इलेक्ट्रॉन है वो अपना ऑर्बिट पाथ छोटा करता हुआ न्यूक्लियस में गिर जाएगा। इसका मतलब एटम बोहर रदरफोर्ड के अकॉर्डिंगली स्टेबल नहीं था। दूसरे नंबर पे अगर हम रदरफोर्ड मॉडल को माने तो उसमें कॉन्टीन्यूसली एनर्जी इमिट करता है, तो हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम कॉन्टीन्यूस आना चाहिए था, बट हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम हमने किसी ना किसी वीडियो में पढ़ा हुआ है, उसमें लाइमन, बामर, पास्चन, ब्रैकेट, पीफंड सीरीज होती हैं और वो लाइंस होती हैं, इसलिए हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम भी रदरफोर्ड मॉडल के अकॉर्डिंगली नहीं एक्सप्लेन हुआ। बोहर के सामने ये चैलेंज था कि उसने स्टेबिलिटी ऑफ एटम एक्सप्लेन करनी है, और दूसरे नंबर पे जो लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन भी एक्सप्लेन करना है। अब बोहर के सामने बेसिस क्या रखा, मतलब अगर आप सोचो कि बोहर ने जब मॉडल दिया तो उसका बेसिस क्या है, ये छोटे छोटे क्वेश्चन पूछते हैं। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी इज द बेसिस। अब देखिए प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी हमने पढ़ी हुई है, उसमें क्या है, जो एनर्जी है इट इज इक्वल टू एच न्यू, और ये वाली एनर्जी अब डेल्टा ई बन गई। डेल्टा ई क्यों बन गई, एक पहला ऑर्बिट, एक दूसरा ऑर्बिट, एक तीसरा ऑर्बिट, उन सब ऑर्बिट के बीच में एनर्जी का गैप फिक्स है। तो इसमें बेसिकली ये देखा गया कि प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी बिकॉज एनर्जी ड्यूरिंग एक्साइटेशन, एक्साइटेशन का मतलब होता है कि कोई n1 ऑर्बिट है उससे n2 तक जाना हमने, n डी एक्साइटेशन उसका मतलब n2 से हमने वापस n1 तक आना है, हायर टू लो। इट इज एब्जॉर्ब्ड एंड एमिटेड इन डेफिनेट अमाउंट, और वो डेफिनेट अमाउंट क्या होता है, एच न्यू, इन द फॉर्म ऑफ क्वांटम, और इसके लिए एक वर्ड यूज किया गया क्वांटाइज्ड। बहुत बार बच्चे डाउट्स में पूछते होते हैं कि सर क्वांटाइजेशन और क्वांटाइज का मतलब क्या है। फिर से समझो, ऐसी चीज़, ऐसी क्वांटी जो फिक्स हो, जिसका अमाउंट फिक्स हो, मतलब एनर्जी। अगर एनर्जी फिक्स अमाउंट में अब्जॉर्ब होती है, फिक्स अमाउंट में रिलीज होती है, हम उसको क्वांटाइजेशन बोलेंगे। डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी के लिए वर्ड क्वांटम है, और जहाँ क्वांटम अप्लाई होता है उसको बोलते हैं क्वांटाइजेशन। तो मैंने आपको अभी इस सेक्शन में दो बातें समझाई कि इसको एक्सप्लेन करने के लिए, ये के लिए, और दूसरे नंबर पे बेस क्या है इसका। लो जी, अब आगे चलते हैं। ये बोहर मॉडल ऑफ एटम ने फाइनली जो पूरा डिसाइड करके एटम का डायग्राम बनाया। दिस इज द डायग्राम अकॉर्डिंग टू बोहर मॉडल ऑफ एटम। ठीक है, इसमें क्या चीज़ है, एक तो सेंटर में न्यूक्लियस है, सबको पता न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज है, हैवी है, स्मॉल है, और ये कंसेंट्रिक रिंग बनाता है, मतलब सारे जो जितने भी रिंग है उसके सेंटर में है, कंसेंट्रिकली बोलते हैं इसको। दूसरे नंबर पे ये जो फर्स्ट सर्कल है ये वाला, ये पहला ऑर्बिट है, n1 है इसके लिए। ठीक है, ये सारा n1 है इसके लिए। इसको देखो मैंने k से रिप्रेजेंट किया हुआ, k। इसी तरीके से फर्स्ट के बाद सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, मतलब k, l, m, n, o, ये सब ऑर्बिट्स हैं। जहाँ n की वैल्यू 1, n की वैल्यू 2, n की वैल्यू 3, n की वैल्यू 4, n की वैल्यू 5। यहाँ पर जो n है वो क्या है, ये ऑर्बिट नंबर है। ऑर्बिट नंबर मतलब कौन सा ऑर्बिट, पहला ऑर्बिट n1, दूसरा ऑर्बिट n2, चौथा ऑर्बिट n = 4। तो जैसे मैंने ये देखो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ लिखा, यहाँ n की वैल्यू 4 है, ये फोर्थ ऑर्बिट है। क्वेश्चन, ये ऑर्बिट क्या है? बार बार मैंने आपको एक धागे से बंधी हुई बॉल को मैंने घुमा के दिखाया था। जब कभी इस तरीके से मेरे हाथ में ये बॉल है तो आपको कोई ऑर्बिट नहीं दिखेगा, अभी नहीं दिखेगा। जैसे मैंने इसको घुमाना शुरू किया
तो आंखों के सामने एक ऑरेंज कलर का चक्कर दिखना शुरू किया। ये हाइपोथेटिकल पाथ है, जिस पाथ में जो बॉल है मतलब इलेक्ट्रॉन है वो घूमता है, और इस चक्कर में बहुत सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो सर्कुलर मोशन से रिलेटेड हैं वो कांस्टेंट हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं? कांस्टेंट हो जाती हैं। आप सोचो कौन सी कांस्टेंट होती होगी? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स, वेलोसिटी, रेडियस और एनर्जी, एंगुलर मोमेंटम। सर्कुलर मोशन से रिलेटेड मोस्टली जो प्रॉपर्टी हैं वो इस चक्कर में कांस्टेंट हो जाती हैं। आप सोचोगे सर ये फिर वेरी कैसे होती हैं? अब अपने बड़ा चक्कर कर देते हैं। ये देखो बड़ा चक्कर कर दिया मैंने। जब मैंने बड़ा चक्कर किया उसमें मैंने रेडियस बढ़ा दिया और उसका सरकमफ्रेंस भी बड़ा हो गया, और आप देखो थोड़ा स्लो भी चलना शुरू हो गया। ठीक है, तो फोर्सेस भी चेंज हो गए। तो इस तरीके से हर ऑर्बिट में बहुत सारी प्रॉपर्टीज फिक्स रहती हैं और उसको बोलते हैं क्वांटाइजेशन। ऑर्बिट क्या है? सर्कुलर पाथ है अराउंड द न्यूक्लियस, ठीक है, इन विच मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द सर्कुलर मोशन आर फिक्स्ड, दैट इज क्वांटाइज्ड। ये फिर आ गया क्वांटाइज्ड वर्ड। फॉर एग्जांपल एनर्जी क्वांटाइज्ड, रेडियस क्वांटाइज्ड, वेलोसिटी क्वांटाइज्ड, एंगुलर मोमेंटम भी क्वांटाइज्ड। तो जो जो चीज़ें सर्कुलर मोशन से रिलेटेड थी वो सारी होगी कांस्टेंट, और उसी को बोल दिया हमने एक ऑर्बिट। तो यहाँ पर डायग्राम मैंने ऐसे ऑर्बिट शो किए हुए हैं, ऑर्बिट को मैंने डिफाइन भी कर दिया। लो जी, उसके बाद इस डायग्राम मैंने और क्या शो किया? देखो ये पहला ऑर्बिट है, ये दूसरा ऑर्बिट है, मतलब इसके लिए n1 है, इसके लिए n2 है। तो इसकी एनर्जी कांस्टेंट है, इसकी भी एनर्जी कांस्टेंट है, सेम तो हो नहीं सकती। ठीक है, अब E2 माइनस E1 करेंगे डेल्टा ई आएगा। डेल्टा ई का मतलब चेंज इन एनर्जी, और वो h न्यू है क्योंकि वो तो डेफिनेट है, और वो है hc बाई लैम्डा। कहने का मतलब एक इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से इधर जाएगा या यहाँ से वापस जाएगा, ऊपर जाते हुए एक्साइट हुआ, पीछे जाते हुए डी एक्साइट हुआ, उसने जो एनर्जी चेंज की उसकी फिक्स्ड वैल्यू है h न्यू या hc बाई लैम्डा। और इसी के बेस पर हमने डिफरेंट ऑर्बिट्स में गैप निकाले, उनकी स्टेबिलिटी बताई, क्योंकि एनर्जी तो चेंज हो ही नहीं रही, वो तो कांस्टेंट है किसी ऑर्बिट में। वो तो जब हम उसको जंप कराएंगे वापस लेके तब वो इलेक्ट्रॉन गया, अदरवाइज तो परमानेंटली घूमता ही रहता है वो इसी ऑर्बिट में कॉन्स्टेंटली। तो ये एक डायग्राम में मैंने बात बताई आपको कि यहाँ पर ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट है। आप लोग एक बार वीडियो रोको, वीडियो रोक के सबसे पहले ये बात उतारो, दूसरे नंबर पे बेसिस इसका उतारो, समझो इसको क्या चीज़ है, तीसरे नंबर पे डायग्राम बनाओ, उसको पूरा प्रॉपर लेबल करो और ये सारी चीज़ें शो करो, और चौथे नंबर पे ये ऑर्बिट जो है इसको डिफाइन किया हो मैंने, इसको लिखो। और पूरा करने के बाद आगे हम बोहर मॉडल ऑफ एटम के 1 बाई 1 जितने भी पोस्टुलेट्स हैं और उनसे बनने वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं वो हम साथ साथ डिस्कस करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग मॉडल है और ये पार्ट उतारो। अब करते हैं 1 बाई 1 मेन पॉइंट्स ऑफ द बोहर मॉडल ऑफ एटम। तो इस पार्ट में हम बोहर मॉडल ऑफ एटम के 1 बाई 1 सारे मेन पॉइंट्स पोस्टुलेट डिस्कस करेंगे। हर एक पोस्टुलेट अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है और कुछ एक पॉइंट तो हमने इससे पिछले वाले मॉडल से लिए गए हैं। जैसे रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम में न्यूक्लियस की डिस्कवरी हुई, वही न्यूक्लियस बोहर मॉडल ऑफ एटम में भी है। तो पहला पॉइंट क्या है? एन एटम हैज़ वेरी स्मॉल बट हैवी एंड पॉजिटिवली चार्ज्ड न्यूक्लियस। लेकिन इसमें एडिशन क्या है? इन द सेंटर अराउंड विच इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग इन फिक्स्ड सर्कुलर पाथ। ये पॉइंट सबसे पहले बोहर मॉडल ऑफ एटम में दिया गया था, रदरफोर्ड में ये नहीं दिया गया था, और इस पाथ को बोलते हैं ऑर्बिट। ठीक हो गया। दूसरा पॉइंट है ऑर्बिट्स आर कंसेंट्रिक। कंसेंट्रिक पाथ, इसका मतलब जितने भी ऑर्बिट हैं, चाहे ये है उसका भी सेंटर ये, चाहे ये वाला उसका भी सेंटर ये, मतलब सब ऑर्बिट का एक ही सेंटर है। ऑर्बिट्स आर कंसेंट्रिक पाथ और अलाउड स्टेट, अलाउड एनर्जी स्टेट, अलाउड का मतलब जो एग्जिस्ट करती हैं, जो पॉसिबल हैं, परमिटेड बोलते हैं कई बार इसको बोलते हैं परमिटेड। जिस स्टेट में कोई इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर सकता है, रिवॉल्व कर सकता है, उसको बोलते हैं अलाउड और परमिटेड। परमिटेड एनर्जी स्टेट, क्योंकि अगर एक इलेक्ट्रॉन इसमें घूमेगा तो उसकी एनर्जी इसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए, अगर वो इलेक्ट्रॉन इसमें घूमेगा तो इसकी एनर्जी इसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए। तो यहाँ एक बात ध्यान रखना, एनर्जी ऑर्बिट की फिक्स है,
इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिट में घूम लेगा जब उसकी एनर्जी उस ऑर्बिट के बराबर होगी। इट इज़ नॉट द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट इज़ द एनर्जी ऑफ ऑर्बिट। मतलब ये जो एनर्जी है ये पर्टिकुलर ऑर्बिट की फिक्स है और इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिट में घूम लेगा जितनी एनर्जी उसके पास है वो ऑर्बिट से मैच करनी चाहिए, बस ये ध्यान रखना आपने, ठीक है। तो ये पाथ है और उनको KLMNO से रिप्रेजेंट करते हैं। क्वांटिटीली उसको 1 2 3 4 5 करते हैं और ये इनको शेल भी बोलते हैं, एनर्जी लेवल भी बोलते हैं। ऑल्सो यहाँ लिख लो एनर्जी लेवल, एनर्जी लेवल, फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, ग्राउंड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट, ऐसी चीज़ें सारी हमने बोलनी है। तो ये ऑर्बिट कंसेंट्रिक पाथ हैं और एनर्जी स्टेट हैं और उनको 1 2 3 4 5 से रिप्रेजेंट करते हैं। ये कभी फ्रैक्शन नहीं होती, ना ही कभी जीरो होती है। उसके बाद तीसरा पॉइंट आ गया, देखो एनर्जी ऑफ द ऑर्बिट इन विच इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व, ठीक है। जैसे मैं आपको एक बहुत एग्जांपल समझाता हूँ। जो किराया है वो ट्रेन का या बस का होता है और सवारी जो भी पैसेंजर है वो किस में घूम लेगा। अगर उसके पास जेब में पैसे ट्रेन के हैं, AC कोच के हैं, एरोप्लेन के हैं तो उसमें चला जाएगा। अगर कम है तो बस में या नॉर्मल उसमें चला जाएगा। तो कहने का मतलब इसी तरीके से जहाँ पर एक फिक्स ऑर्बिट है उनकी एनर्जी कांस्टेंट है सर्कुलर मोशन के अकॉर्डिंगली, इलेक्ट्रॉन उसमें घूम लेगा जिसमें उसकी एनर्जी कंपैटिबल है, जिसके अकॉर्डिंगली उसकी एनर्जी फिक्स है, उसी में घूम लेगा, ठीक है। एनर्जी इलेक्ट्रॉन की नहीं होगी, एनर्जी ऑर्बिट की होगी और इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिट में घूमेगा जिस ऑर्बिट के साथ उसकी एनर्जी मैच करेगी, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इज फिक्स्ड, दैट इज क्वांटाइज्ड एंड गिवन बाय ए फार्मूला। ये फार्मूला बोहर एनर्जी फार्मूला है, ये वाला फार्मूला, इसको बोहर्स एनर्जी फार्मूला बोलते हैं। बोहर्स एनर्जी फार्मूला, इसको मैं आगे एलेबोरेट और करूँगा नेक्स्ट सेक्शन में। अभी आप जस्ट नोट कर लो, इसमें En का मतलब किसी भी nth ऑर्बिट की एनर्जी। ये जो माइनस लगाएगा यही बताएंगे आपको, इसका भी लॉजिक है माइनस क्यों लगाया गया। K एक कांस्टेंट है, Z एटॉमिक नंबर है, हाइड्रोजन के लिए 1 होता है, किसी और के लिए हीलियम, लिथियम, रीलियम के लिए इसकी वैल्यू चेंज करेंगे। n क्या है, nth ऑर्बिट, तो Z का स्क्वायर n का स्क्वायर, ये पूरा बोहर फार्मूला ऑफ एनर्जी है। तो ये पॉइंट भी इम्पॉर्टेंट है। अब एनर्जी ऑफ द ऑर्बिट एंड द nth ऑर्बिट फॉर ए गिवन एलिमेंट, जैसे Z हाइड्रोजन है वो कांस्टेंट है क्योंकि K कांस्टेंट है। तो अभी तक आप ये उतारो, इसके बाद मैं इस फॉर्मूले के और लॉजिक आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से ये एनर्जी की वैल्यू आती है, कौन कौन से ऑर्बिट में मैं आगे करवाऊँगा ये 1 बाई 1। तो पहले आपने फर्स्ट पॉइंट नोट करना, फिर सेकंड पॉइंट नोट करना, थर्ड पॉइंट अभी चल रहा है एनर्जी वाला। अब हम डिफरेंट ऑर्बिट की एनर्जी करेंगे। जैसे फर्स्ट ऑर्बिट में यहाँ 1 लिख देंगे, Z की वैल्यू 1 लिख देंगे। हाइड्रोजन के लिए कराऊंगा अभी Z, ये K की वैल्यू है वो लिखवाने वाला हूँ। K की वैल्यू जूल पे डिपेंड करती है, किलो जूल पर मोल है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट है या जूल पर एटम है, वो सारी मैं लिखवाने वाला हूँ। एक बार आप लोग जो मैंने अभी बोर्ड पे लिखा वो सारा उतारो, डायग्राम बार बार बनाने की जरूरत नहीं है। 3 पॉइंट ये उतारो, तीसरा पॉइंट अभी चल रहा है, अभी इनकम्प्लीट है। तो करते हैं एनर्जी वाला पॉइंट आगे, उसके सारे डिफरेंट फार्मूले। तो अभी तक ये जो पार्ट है ये सारा उतार लो। अब हम तीसरे पॉइंट को और कंटिन्यू करते हैं। तो इस पार्ट में जो पॉइंट नंबर 3 चल रहा था, उस पॉइंट नंबर 3 में जो एनर्जी का फॉर्मूला हमने डिस्कस किया था En = -kz² n², उसी में ही वैल्यू पुट करके एक्चुअल में उनकी एनर्जी की वैल्यू डिस्कस करते हैं। लो जी, अगर ये N1 है, कहने का मतलब फर्स्ट ऑर्बिट है और हाइड्रोजन एटम है, उसमें Z हमने 1 ले लिया, एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज 1। तो अपने क्या करते हैं, E1 = -k1। आप चेक करो, ऐसा क्यों? क्योंकि जो फॉर्मूला मैंने अभी लिखा था वो था En = -k/z²/n²। Z भी 1, N भी 1, तो ये सारा 1 का स्क्वायर है, तो -k आ गया। तो E1 क्या है, E1 = -k, तो उस कांस्टेंट के बराबर है। डिफरेंट फार्मूले से इसकी वैल्यू इतनी निकाली गई, -2.18 × 10⁻18 जूल पर एटम ऑफ द हाइड्रोजन। ये वैल्यू अभी मैं डायरेक्ट याद करवा रहा हूँ। हम लोग सेपरेट इसका
क्योंकि डेरिवेशन अपने सिलेबस में नहीं है, बट सर्कुलर मोशन में हम सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगस वैल्यू लगा के ये वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं उसका अलग से आपको पार्ट समझाऊंगा। तो वैल्यू ऑफ द के 2.18 इंटू 10⁻18 जूल पर एटम है। ये हमने के की वैल्यू इस तरीके से निकाली हुई है, ठीक है। अब ये तो आ गया जूल पर एटम। अगर अपने इसको पर मोल करें तो क्या करेंगे, इसी 2.18 इंटू 10⁻18 को पर मोल मतलब एवोगाड्रो से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये सारा सॉल्व करने के बाद हमारे पास 1312 किलो जूल पर मोल आया। तो पर किलो जूल पर मोल में हमने 1312 लेना और जूल पर एटम में अपने 2.18 10⁻18 जूल लेना पर एटम में। अब देखिए ये वैल्यू जूल में है। अगर अपने इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना हो तो 1.6 इंटू -19 से डिवाइड करेंगे तो ये आ गया 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। तो कहने का मतलब न्यूमेरिकल्स में कहीं आपको जूल पर एटम पूछा जाएगा, कहीं किलो जूल पर मोल में, कहीं 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ये इस के की जो वैल्यूज़ हैं, कांस्टेंट की वैल्यूज़, एनर्जी कांस्टेंट बोलते हैं इसको बोर एनर्जी फार्मूले में, इसकी वैल्यू यूनिट के अकॉर्डिंगली चेंज होती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये वैल्यू एंड ये वाली वैल्यू, ठीक हो गया। अब देखिए मैंने E1 में -k निकाला, E2 हाइड्रोजन का, ये हाइड्रोजन का यहाँ लिखूंगा मैं हाइड्रोजन का, क्योंकि हमने Z एक ले लिया, -k/n का स्क्वायर है ना, तो 2 का स्क्वायर आ गया। देखो ये देखो आप n का स्क्वायर सेकंड ऑर्बिट में, तो 2 का स्क्वायर आ गया, -13/4 क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 है, तो -328 किलो जूल पर मोल आ गया। ये ध्यान रखना अपने सेकंड ऑर्बिट की इतनी एनर्जी है हाइड्रोजन के लिए। उसके बाद आ गया E3 एनर्जी इन द थर्ड ऑर्बिट, वो क्या अपने n का स्क्वायर लेंगे, 3 का स्क्वायर 9 आ गया, इसको डिवाइड किया तो -1.45.8 किलो जूल पर मोल। चौथे में है तो इतना 16 से डिवाइड करेंगे क्योंकि 4 का स्क्वायर 16 है। आप देखो ये वैल्यू और इस वैल्यू को और इस वैल्यू को कंपेयर करके मैथमेटिकली अगर देखें तो जो ये वैल्यू है, ये वाली वैल्यू अगर मैं इसी में निकालूं तो E1 की वैल्यू -1312 किलो जूल पर मोल आई। -1312 इज लेसर देन -328, -328 इज लेस देन -145, क्योंकि माइनस वैल्यू कम करोगे तो बड़ी हो जाएगी, और -82 इज लार्जर देन दिस वैल्यू। आपने एक चीज़ देखा, जैसे हम फर्स्ट से सेकंड, सेकंड से थर्ड जाएंगे तो ये एनर्जी इंक्रीज होती है। लो जी एक चीज़ ध्यान से समझ लो, जैसे ही हम पहले ऑर्बिट से दूसरे में जाएंगे, दूसरे से तीसरे में, तीसरे चौथे में, चौथे से पांचवें में, जब बाहर से जाएंगे तो एनर्जी अब्जॉर्ब होगी क्योंकि एनर्जी इंक्रीज हो रही है। सबसे लोएस्ट एनर्जी ये वाला है, दिस इज द -1312 किलो जूल, और लोएस्ट एनर्जी वाला ऑर्बिट है, लोएस्ट एनर्जी वाला ऑर्बिट पहला है, ठीक है। फिर हाईएस्ट वाला कौन सा होगा, हाईएस्ट वाला तो इन्फिनिटी भी होगा, क्योंकि अगर आप इन्फिनिटी रखोगे तो ही जाके उसकी वैल्यू जो 0 आएगी। हाईएस्ट वाले को हमने 0 ले लेना, इन्फिनिटी जहाँ पर कोई फोर्स नहीं है, ठीक है। तो ये पहला ऑर्बिट, उसकी वैल्यू -1312, इसकी वैल्यू सेकंड वाले की यहाँ निकाली हुई मैंने -328, ये देखो थर्ड वाले की निकाली हुई हमने -145.8, चौथे वाले की हमने निकाली हुई है -82, पाँचवें वाली की निकालनी है तो 1312 को 25 से डिवाइड कर देना तो वो वैल्यू भी आ जाएगी। अच्छा एक बात तो ये देखिए आपने कि न्यूक्लियस से जैसे हम बाहर की तरफ जा रहे हैं तो एनर्जी उसकी हाई हो रही है, मतलब इंक्रीज हो रही है, नेगेटिव वैल्यू कम हो रही है, मैथमेटिकली वैल्यू उसकी ज़्यादा हो रही है, बिल्कुल सही इंक्रीज हो रही है, चौथे वाली इससे भी ज़्यादा। लेकिन इसके अंदर अपने गैप देखें, गैप कम हो रहा है, वो जो एनर्जी का गैप है वो कम हो रहा है। कैसे, अगर आप 1312 और 328 में गैप देखो, मैं आपको यहाँ साइड में सिखाता हूँ। देखो -328 में से माइनस किया 1312 तो -328 प्लस 1312 आ गया, ये वैल्यू 984 का गैप आएगा। मतलब पहले और दूसरे में जो एनर्जी का गैप है ये वाला, ये 984
किलो जूल पर मोल का गैप आएगा। दिस इज द ट्रांजिशन एनर्जी, पहले और दूसरे का गैप। इसी तरीके से अगर आप दूसरे और तीसरे का गैप निकालोगे, मतलब -328 और ये वाला इसको करोगे तो उसमें गैप कम होगा। तो अल्टीमेटली ये देखा एनर्जी में गैप का कम हो रहा है, E2 में से E1 जो था मैक्सिमम, फिर और कम। तो ये बात ध्यान रखनी है आपने। और इसीलिए मैंने डायग्राम में भी इनके बीच में गैप ज़्यादा शो किया, जैसे जैसे जा रहा हूँ तो गैप मैंने कम शो किया हुआ है। और आप बुक्स में भी देखना, ये गैप जो है वो पास होता जाता है और इन्फिनिटी पे जाके मर्जी हो जाता है। तो गैप कम हो रहा है, दो के बीच में गैप कम हो रहा है, एनर्जी इसकी बढ़ रही है। लो जी, ये बात हमने इसमें सीखी। तो अभी मैंने आपको एनर्जी का जो कॉन्सेप्ट है वो बताया है कि किस तरीके से एनर्जी इनकी किसी ऑर्बिट की एनर्जी, उनके बीच में गैप और उनके बीच में ऑर्डर हम कैसे काउंट करते हैं। लो जी, तो ये पार्ट आप उतारो। अब हम इसके अगले पॉइंट में, जो पॉइंट नंबर इसका 4 है, उस पॉइंट नंबर 4 में हम करेंगे स्टेशनरी स्टेट क्या होती है, ग्राउंड स्टेट क्या होती है और उनके बीच में कैसे चेंजेस आते हैं। तो पॉइंट नंबर आपको चौथे में समझाता हूँ, स्टेशनरी स्टेट एंड एक्साइटेड स्टेट और इमिशन कैसे बनता है। तो पॉइंट नंबर 4 करते हैं अभी। तो इस पार्ट में हम एनर्जी का एक और कॉन्सेप्ट करेंगे जो ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट का है। पूरे ध्यान से समझो। ग्राउंड स्टेट वो एनर्जी का लेवल है, वो ऑर्बिट है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन परमानेंटली रिवॉल्व करेगा विदाउट लूजिंग एनर्जी और ये स्टेबल होता है। तो इसको स्टेशनरी बोला। स्टेशनरी का मतलब फिक्स वैल्यू, स्टेबल। स्टेशनरी का ये नहीं मतलब रुका होना, ये NaRy वाला स्टेशनरी है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कांस्टेंट है, एनर्जी की चेंज नहीं होती, एनर्जी रुकी हुई है। इट इज़ दैट ऑर्बिट, nth ऑर्बिट इन विच इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कॉन्टिन्यूसली विदाउट लूजिंग एनर्जी, ठीक है। दैट इज हैविंग फिक्स एनर्जी और वो En होती है। n की वैल्यू 1 होना, पहला ऑर्बिट ये स्टेशनरी और ग्राउंड स्टेट है हाइड्रोजन का। आप सबको पता हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन है और पहले ऑर्बिट में होता वो, और उसकी एनर्जी E, एनर्जी ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन की वैल्यू -1312 किलोजूल पर मोल है, जहाँ -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम है। और एक और मैंने बोला था -2.18 इंटू 10⁻⁻18 जूल पर एटम है। और इसी को ही बोहर ऑर्बिट बोलते हैं। बोहर ऑर्बिट इज द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन। और एंड में मैं बताऊंगा आपको, बोहर मॉडल ऑफ एटम एक सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज H के लिए ही मेनली यूज हुआ था। उसके बाद जितने भी एटम आए मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम, उनके लिए ये फेल हो जाता है, ठीक है। लिमिटेशन में करेंगे अपने। ये सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज हैं जिसमें एक इलेक्ट्रॉन, उनके लिए 100% ये एप्लीकेबल है, ठीक है। तो ये ग्राउंड स्टेट हो गया हाइड्रोजन का पहला। अब एक्साइटेड स्टेट क्या है, देखिए ये पहले वाला इसका ग्राउंड स्टेट है और ये है इसका एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड, इसकी एनर्जी फिक्स है, आपको पता है, और इसकी भी फिक्स है। हमने अगर लोअर से हायर में जाना है, लोअर से हायर में जाना है तो एनर्जी सप्लाई करेंगे। इसका एनर्जी इसने अब्जॉर्ब की, इस इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी ली, जंप कर गया हायर में, ठीक है। लेकिन हायर में जब जंप किया तो जो हायर है वो तो एक्साइटेड है। अब एक्साइटेड क्या है, एनी ऑर्बिट जिसको हमने N2 लिखा हुआ है, अदर देन ग्राउंड स्टेट जिसको हमने N1 लिखा था, ये N1 है, ये सारे N1 होते हैं। ग्राउंड स्टेट इज ऑलवेज N1, ठीक है, लोअर एनर्जी लेवल। विच हैव हायर एनर्जी, अनस्टेबल है, और इन विच इलेक्ट्रॉन डू नॉट रिवॉल्व बट अनस्टेबल एंड लूज एनर्जी। इसमें तो रिवॉल्व करता रहता है कॉन्टिन्यूसली क्योंकि वो स्टेबल है पहले ही, ठीक है। ग्राउंड स्टेट स्टेबल स्टेट है, ग्राउंड स्टेट स्टेशनरी स्टेट है, एक्साइटेड स्टेट अनस्टेबल है, उसमें इलेक्ट्रॉन जल्दी, जैसे देखो हमने इसको इधर ले गए तो एक्साइटेड से वापस आ गया, उसने एनर्जी इमिट कर दी। इतना जरूर ध्यान रखना, जो अब्जॉर्ब हुई और जो इमिट हुई
ये बेसिकली E2 माइनस E1 है, और E2 माइनस E1 डेल्टा E हो गया ट्रांजिशन एनर्जी, और डेल्टा E इज इक्वल टू एच न्यू है, फिक्स अमाउंट में रिलीज होती क्योंकि गैप फिक्स है इनका। वो अलग बात है चाहे डिक्रीज होता जा रहा है, बट दो के बीच में गैप तो फिक्स है ना, तो उस न्यू से एच सी बाई लैम्डा निकाल लेते हैं, और ये फ्रीक्वेंसी डेल्टा ई बाई एच से निकाल के हम इसका स्पेक्ट्रम भी स्टडी करते हैं। तो अल्टीमेटली मतलब जो हमने लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन पहले किए हुए हैं, उनकी हर लाइन की फ्रिक्वेंसी वेवलेंथ निकालना हो तो ये फार्मूला डेल्टा ई बाई एच वाला फार्मूला है, वो रिडबर्ग फार्मूला के साथ मैच भी करेगा बाद में जब इसकी एप्लीकेशन करेंगे। तो आप सबको ये दो चीज़ें पता होनी चाहिए, स्टेशनरी स्टेट ग्राउंड स्टेट ये वाली लो एनर्जी स्टेट, और एक्साइटेड स्टेट हायर एनर्जी स्टेट अनस्टेबल, जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व नहीं करता वापस आ जाता है। तो ये जो पॉइंट है ये मैंने आपको ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट वाला करवाया। आप लोग एक बार वीडियो रोको, वीडियो रोक के फिर इसको सारे को नोट करो कि स्टेशनरी स्टेट और एक्साइटेड स्टेट क्या है। इतना जरूर ध्यान रखना, चाहे इलेक्ट्रॉन लोअर से हायर गया या हायर से लो गया, जितनी एनर्जी इसने अब्जॉर्ब की उतनी ही मिट करेगा, बस ये ध्यान रखना। और यही बेसिस ऑफ स्पेक्ट्रम है, जो स्पेक्ट्रम का बेसिस है वो इसी से निकलता है, ठीक है। तो आगे हम और कुछ करते हैं, इसी के जो पोस्टुलेट्स हैं जिसमें हम रेडियस, एंगुलर मोमेंटम और वेलोसिटी वो भी सारे पॉइंट करते हैं। तो चलते हैं आगे इस बोहर मॉडल ऑफ एटम की और नई एप्लीकेशंस। तो इस पार्ट में बोहर मॉडल ऑफ एटम के दो और कॉन्सेप्ट करेंगे, और वो है कॉन्सेप्ट एंगुलर मोमेंटम एंड द रेडियस। तो सबसे पहले है एंगुलर मोमेंटम। देखो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, अगर कोई m मास r रेडियस में v वेलोसिटी से सर्कुलेट करे किसी बॉडी के राउंड, तो mvr मास इंटू रेडियस इंटू वेलोसिटी उसका बोलते हैं एंगुलर मोमेंटम। तो बोहर मॉडल में जो एंगुलर मोमेंटम है वो भी एक nth ऑर्बिट के लिए फिक्स वैल्यू है, और उसका ये फार्मूला है, क्या फार्मूला, ये आगे जाके हम लोग डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंगली इसको ड्राइव भी करेंगे। इसमें m मास है, v वेलोसिटी है nth ऑर्बिट की, r रेडियस है उस nth ऑर्बिट का, ये nth ऑर्बिट है इंटीजर वैल्यू h/2π। तो इसमें h प्लैंक्स कांस्टेंट है। सिमिलर टू द एनर्जी, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम एनर्जी और फोर्स से रिलेटेड है, जब एनर्जी कांस्टेंट है बाकी सारी वैल्यू कांस्टेंट होगी। द एंगुलर मोमेंटम इज ऑल्सो क्वांटाइज्ड दैट इज हैव सम परमिटेड वैल्यू। परमिटेड वैल्यू का मतलब फिक्स वैल्यू। इसमें n है 1 2 3 4, h है प्लैंक्स कांस्टेंट, m है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, vn एंड rn आर द वेलोसिटी एंड रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट। तो जब मैंने n की वैल्यू 1 लिखी तो mvr इज इक्वल टू h/2π, ये कांस्टेंट आ गया। तो इसको मैंने h बार से रिप्रेजेंट किया, ध्यान रखना h बार कटा हुआ है लाइन से। n इज इक्वल टू वैल्यू 2 आ गया तो mvr इज इक्वल टू 2h बार, क्योंकि जस्ट अपने n ही रखना बस। और h बार हमें क्या पता है, वो h/2π है, 2 से 2 कट गया, अदरवाइज h/π है, ये या तो 2h बार है या h/π है। इसी तरीके से 3h/2π आ जाएगा, 4h/2π आ जाएगा। तो n की वैल्यू रखते जाना, उसकी वैल्यू कांस्टेंट होती जाएगी। तो आपको ये वाला फॉर्मूला एंगुलर मोमेंटम का भी याद करना है। 6th पॉइंट इसमें आ गया रेडियस ऑफ द nth ऑर्बिट। मैंने पहले बोला कि जब कभी भी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स बैलेंस हो जाते हैं वेलोसिटी और मास के अकॉर्डिंगली रेडियस में, तो उसका एक रेडियस भी आपको फिक्स दिखेगा। हर ऑर्बिट का एनर्जी और उसके जो बैलेंस ऑफ फोर्सेस के कारण उसका एक ऑर्बिट आपको फिक्स दिखेगा, और इस ऑर्बिट का रेडियस भी निकाला गया है। उस ऑर्बिट का रेडियस, nth ऑर्बिट का रेडियस, इस फॉर्मूले से आपको याद करना। यहाँ पर एक r0 वैल्यू है, ये कांस्टेंट वैल्यू है। तो n का स्क्वायर बाय z, इसमें r0 की वैल्यू यहाँ लिखी हुई है 0.529 या 0.53 एंगस्ट्रॉम, और इतने मीटर हैं ये, ठीक है। हाइड्रोजन के केस में आप सबको पता है कि पहला ऑर्बिट ही उसका स्टेशनरी स्टेट होती है r1h, मतलब फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन। इसकी वैल्यू n की वैल्यू 1 रख दी, z की वैल्यू 1 रख दी, ये कट गया ऐसे, तो ये वैल्यू आ गई। ये बोहर्स ऑर्बिट रेडियस है, बोहर्स ऑर्बिट का रेडियस है, पहले ऑर्बिट का रेडियस है। मतलब हाइड्रोजन के एटम में जैसे अपने ये न्यूक्लियस रखते हैं, उसका जो पहला ऑर्बिट है उसके ऑर्बिट की दूरी ये इतनी फिक्स है 0.53 एंगस्ट्रॉम।
ये यहाँ से इस डिस्टेंस पे घूमता है न्यूक्लियस के सेंटर से। एक चीज़ ध्यान रखो, रेडियस ऑफ ऑर्बिट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जेड। कहने का मतलब किसी हीलियम या लिथियम में यहाँ जेड भी आएगा। तो अगर अपने हाइड्रोजन के केस में पहला ऑर्बिट, दूसरा ऑर्बिट, तीसरा ऑर्बिट, क्योंकि जेड तो अपने सेम लेना, तो अगर अपने उनका रेशो निकालना हो, ये तो पता ही है कि एन का स्क्वायर है, बढ़ेगा, बट किस रेशो में बढ़ेगा? 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, मतलब 1:4:9:16 ऐसे 25 के रेशो में बढ़ेगा। ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन बहुत आते हैं कि किस रेशो में ये बढ़ेगा, किस रेशो में ये बढ़ेगा। लो जी, ये रेडियस का आ गया। तो आप लोग एक बार ये सेक्शन वीडियो उतारो आराम से, जिसमें मैंने एंगुलर मोमेंटम और रेडियस ऑफ द nth ऑर्बिट का पूरा कॉन्सेप्ट कराया। अभी मैंने क्वेश्चन बीच में कराने शुरू कर दिए, ये रेशो वाले क्वेश्चन। अदरवाइज आपको ये फॉर्मूला रटना, एक एक्चुअल वैल्यू लिखनी हो तो बस ऑर्बिट देख लेना और जेड देख लेना और आर नोट आपको याद कर लेना। अगर रेशो निकालना तो जो कांस्टेंट वैल्यू वो कट जाएगी, बाकी रेशो आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चन हम लोग इसकी एप्लीकेशन में करेंगे भी। तो आप लोग वीडियो रोको, एक बार ये सेक्शन उतारो। अब मैं कराता हूँ वेलोसिटी वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है, क्योंकि जब रेडियस और एंगुलर मोमेंटम एनर्जी कांस्टेंट तो वेलोसिटी भी कांस्टेंट है, तो वो भी मैं आपको कराता हूँ, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द nth ऑर्बिट। तो इस पार्ट में हम एक और कॉन्सेप्ट करते हैं और वो है वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। और सबको क्यूरियोसिटी थी कि एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द nth ऑर्बिट इज टेकन नेगेटिव, ये क्यों है, ये एक्सप्लेन करूँगा मैं। तो सबसे पहले देखो वेलोसिटी के बारे में। देखो वेलोसिटी भी एक सर्कुलर मोशन का पार्ट है और उसमें भी एक न्यूक्लियस के राउंड जो इलेक्ट्रॉन जब घूमता है तो उसकी भी सर्कुलर मोशन में एक वेलोसिटी है। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द nth ऑर्बिट हैज़ फिक्स वैल्यू, परमिटेड वैल्यू, और उसका ये फार्मूला है। फार्मूला ध्यान से देखिए, Vn इज इक्वल टू V0 इंटू Z/n। इसमें ये न्यूक्लियर चार्ज है, वो ये एटॉमिक नंबर, और ये nth ऑर्बिट। यहाँ पर V0 की वैल्यू फिक्स है, ये है 2.18 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ध्यान रखना, क्योंकि वेलोसिटी में भी कांस्टेंट आया, रेडियस में भी कांस्टेंट आया, एनर्जी में भी कांस्टेंट आया, तो कुछ कांस्टेंट वैल्यू आई हैं। हाइड्रोजन के केस में हमने क्या किया, ऑर्बिट पहला ले लिया, ये देखो यहाँ पर n की वैल्यू 1 ले ली और z की वैल्यू भी 1 होती है, तो V1 ऑफ h V0 के बराबर ही हो गया। इसका मतलब हाइड्रोजन के पहले ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन इस स्पीड से चलता है, 2.18 × 10⁶ मीटर पर सेकंड से चलता है, बस ये ध्यान रखना। और एक चीज़ और, वेलोसिटी इन द nth ऑर्बिट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z। इसका मतलब जैसे आप n बढ़ाओगे तो इलेक्ट्रॉन स्लो होगा, V1 ज़्यादा है, V2, V3 और V इन्फिनिटी तो जीरो ही हो गया, क्योंकि वहाँ जाके 1/∞ और 0। तो इन्फिनिटी पे इलेक्ट्रॉन रुका हुआ है, उसकी एनर्जी हमने जीरो ले लेनी है, ये ध्यान रखना। V इन्फिनिटी अगर जीरो है तो वहाँ पर हमने E इन्फिनिटी की वैल्यू क्या ले लेनी है, जीरो ले लेनी है, क्योंकि वहाँ पर तो फोर्स नहीं है कोई, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की रोटेशन बिकॉज ऑफ अट्रैक्शन है। एक चीज़ और है यहाँ पर, या पहले ये करा लूँ, 1/2 1/3 का रेशो अगर 6 से ये एलसीएम ले लें तो 632 आता है। ये बात आपने ध्यान रखनी है कि इस रेशो में वेलोसिटी है, 632 के रेशो में इनमें वेलोसिटी है, ठीक है। ये 6 से मल्टीप्लाई किया, ये 6 बन गया, ये 3 बन गया और ये ऊपर 2 आ गया, तो 632 इज द रेशो ऑफ द वेलोसिटी इन द 1, 2, 3 ऑर्बिट। ये कुछ फैक्ट आपने याद रखने हैं। जैसे रेडियस का मैंने बताया था 14925 वाला, तो ये 632 वाला है। यहाँ पर एक कंपैरिजन है कि वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एंड वेलोसिटी ऑफ लाइट, उनका आपस में क्या रेशो है, 2.18 × 10⁶ एंड 3 × 8 का रेशो इतना आता है। ये वैल्यू याद कर लेना, 1/137, मतलब जो इलेक्ट्रॉन है वो वेलोसिटी ऑफ लाइट का 1/137 स्पीड से चलता है। तो ये मैंने आपको वेलोसिटी के कुछ कॉन्सेप्ट बताए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब वही क्वेश्चन कि किसी भी ऑर्बिट में जो एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की, उसको हम नेगेटिव क्यों लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से समझना। देखो ये न्यूक्लियस है और ये इलेक्ट्रॉन इन द nth ऑर्बिट है, ये देखो nth ऑर्बिट है, स्टेशनरी स्टेट है, तभी तो घूमता है यहाँ पर। अब देखिए एक इलेक्ट्रॉन मान लो इन्फिनिटी पे है, कहाँ पर है, इन्फिनिटी पे है, तो हमने n तो इन्फिनिटी लेना,
और जब इन्फिनिटी है तो दो चार्जेस के बीच में इतनी ज़्यादा दूरी, उसमें कोई फोर्स नहीं है। आपको फिर बता दूं, ये वाला जो मॉडल मैं आपको बार बार घुमा रहा हूँ, ये इलेक्ट्रॉन और जो हाथ मेरा न्यूक्लियस के रूप में काम करता है, ये तब तक ही इस हाथ के राउंड घूमेगा जब तक इसमें अट्रैक्शन है, कनेक्शन है, लिंक है। अगर मैं इस ऑर्बिट को, इस इलेक्ट्रॉन को इतनी दूर ले जाऊं, कोई अट्रैक्शन ना हो, तो ये रिवॉल्व नहीं करेगा, मतलब इसकी जो एनर्जी है जीरो हो जाएगी। एनर्जी ऑफ वन पार्टिकल, वन चार्ज अराउंड द अदर इज बिकॉज ऑफ अट्रैक्शन। अट्रैक्शन के कारण ही सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपिटल फोर्स आ रहे हैं। जब उनमें अट्रैक्शन नहीं है तो एनर्जी नहीं है। तो हमने क्या किया, नो अट्रैक्शन, एनर्जी इन्फिनिटी जीरो ले ली। और क्योंकि वेलोसिटी भी इलेक्ट्रॉन की इन्फिनिटी पे जीरो है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जीरो है क्योंकि अट्रैक्शन नहीं है। अगर अपने इस इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस की तरफ ऐसे खिसका के लेके आएँ तो इसका मतलब इस इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस में अट्रैक्शन बढ़ा। और जब कभी अट्रैक्शन बढ़ता है तो उसमें स्टेबिलिटी आती है। क्या आती है? स्टेबिलिटी आती है। इसका मतलब जब वो ये इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी से इसके पास में आएगा तो एनर्जी ऐसे लूज करेगा, लूज एनर्जी, मतलब एनर्जी लूज करेगा, माइनस रिलीज करेगा। और लूज करता हुआ इस केस में यहाँ पर जो ई nth है वो एनर्जी आ जाएगी मिनिमम। इसका मतलब इसको इन्फिनिटी को बोला मैक्सिमम, मैक्सिमम, क्योंकि उससे भी कम है ये। जब जीरो से कम कोई वैल्यू आती है उसको नेगेटिव लेते हैं, इसलिए इस एनर्जी को हमने क्या लिया, नेगेटिव लिया। और आपको एक फॉर्मूला हमने दिया है, और वो फॉर्मूला क्या है, ई एन इज इक्वल टू माइनस के और जेड का स्क्वायर डिवाइड बाय एन स्क्वायर में ये हमने माइनस इसलिए लगाया क्योंकि वो एनर्जी जीरो से कम है, स्टेबल है। ये कॉन्सेप्ट इसका माइनस का है। रीज़न, एट इन्फाइनिटी पॉइंट ई इन्फिनिटी जीरो, ये एक मैंने हाइपोथेटिकल वैल्यू ले ली। बिकॉज नो अट्रैक्शन, एज द इलेक्ट्रॉन मूव क्लोजर इट लूज एनर्जी, एमिट करेगा एनर्जी, इलेक्ट्रॉन बिकम मोर एंड मोर स्टेबल इन द nth ऑर्बिट जो ग्राउंड स्टेट है। और इसका मतलब इन्फिनिटी की वैल्यू से ये कम है। इन्फिनिटी की वैल्यू क्या है, जीरो है, जीरो से कम वैल्यू नेगेटिव होती है। लो जी, ये हमने आपको यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट समझाया कि जीरो से कम एनर्जी नेगेटिव कैसे लेनी है। और इससे पिछले जितने फार्मूले हैं उन सब में हमने जो एनर्जी है वो क्या ली है, जीरो ली है। लो जी, ये बोहर मॉडल ऑफ एटम के सारे पोस्टुलेट ख़त्म हुए। उसके जो एनर्जी के कॉन्सेप्ट है वो हमने सारे इधर फिनिश किए। तो आप लोग वीडियो को, इस पार्ट को रोको और पूरा उतार के अब मैं आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताऊंगा, आयनस एनर्जी का कॉन्सेप्ट। बोहर मॉडल से रिलेटेड कुछ और इम्पॉर्टेंट बातें फाइनली हम डिस्कस करते हैं इस पार्ट में। तो इस फाइनल राउंड में जो हमने बोहर मॉडल ऑफ एटम में आज सब कुछ वन बाय वन डिफरेंट पॉइंट्स पोस्टुलेट डिस्कस किए, उसमें जितने भी मैंने फार्मूले यूज़ किए हैं वो उनकी मैं अब यहाँ समरी बताता हूँ। तो एक चीज़ नोट कर लो, बोहर मॉडल ऑफ एटम सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज़ के लिए है। जैसे हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन है, अगर पूछा जाए और कोई तो मैंने लिख दिया He+ में एक इलेक्ट्रॉन है, Li+2 में एक इलेक्ट्रॉन है, Be+3 में एक इलेक्ट्रॉन है, सब में एक इलेक्ट्रॉन है। तो जितने भी ये फॉर्मूले सब लिखा रहा हूँ मैं, ये सब के सब जेड इनका अलग अलग है लेकिन इन सब में एक इलेक्ट्रॉन है। बोहर मॉडल ऑफ एटम इज एप्लीकेबल टू वन इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। तो सबसे पहला है एनर्जी का फार्मूला -kZ²/n²। और अगर मैंने किसी दो डिफरेंट एलिमेंट, मतलब जैसे हीलियम और हाइड्रोजन H+ का निकालना है तो E1 E2, ये देखो -k है वो तो कैंसिल हो जाएगा रेशो से, Z1 का स्क्वायर N1 का स्क्वायर, नीचे Z2 और ऊपर N2 का स्क्वायर। तो इनके रेशो निकालने एनर्जी का तो ये इसमें आता है। दूसरा आ गया रेडियस का, Rn = R0 n²/z। ठीक है, एक चीज़ मैं यहाँ बता दूँ आपको, R1 हाइड्रोजन का निकालना हो तो उसके लिए वैल्यू याद कर लेना 52.9 डिवाइडेड बाय n का स्क्वायर। और यहाँ पर आपने पिकोमीटर लिख लेना, ये पिकोमीटर में, क्योंकि मैंने अभी तक वैल्यू आपको एंगस्ट्रॉम में करवाई है और ये वैल्यू पिकोमीटर में भी याद कर लेना
है कुछ नहीं, वो डेसिमल यहाँ था, मैंने 2 प्लेस इधर खिसका दिया तो पिकोमीटर बन गया। ठीक है, ये भी याद कर लेना। और अगर हमें किसी भी 2 एलिमेंट जिनके जेड अलग अलग हों, एन अलग अलग हों, उनके रेडियस का रेशो निकालना हो तो देखो, क्योंकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू जेड है, R1 है Z1 है, R2 है Z2 है। ठीक है, और दूसरे नंबर पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर है, तो R1 है N1 का स्क्वायर, R2 है तो N2 का स्क्वायर, तो Z1 Z2 ये ध्यान रखना आपने। तीसरे नंबर पे है वेलोसिटी। इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी किसी nth ऑर्बिट में निकालनी हो तो V0 इंटू जेड का Z/n, इसकी वैल्यू मैंने पहले रटवाई है आपको 2.18 × 10⁶ मीटर पर सेकेंड। और अगर हमने 2 डिफरेंट एलिमेंट जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम में निकालना हो तो V1/V2, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Z1 है Z1, ये भी Z2 आ गया, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल N है, नीचे N1 और इसका ऊपर N2। तो ये इस तरीके से हमने कर लेना। अब आ गया एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है, mvr = nh/2π। इस वैल्यू को हम कांस्टेंट लेते हैं, इसको मैंने h बार, ये एक कांस्टेंट है h/2π, h की वैल्यू वही प्लैंक क्वांटम 6.63 इंटू 10⁻34 और नीचे 2π है, आपको 2 भी पता, पाई भी पता है, 22/7। ये आ गया डिफरेंस ऑफ एनर्जी बिटवीन एनी 2 ऑर्बिट, वो E2 - E1 है। तो हम क्या करते हैं, E2 की वैल्यू क्या रखी, -kz² का स्क्वायर, क्योंकि E2 है N2, फिर माइनस ये भी वैल्यू -1 प्लस होगी, तो k दोनों मैंने कॉमन कर दिया, z² दोनों में कॉमन कर दिया और ये वैल्यू प्लस में आ गई, तो 1/n1 का स्क्वायर -1/n2 का स्क्वायर। और ये जो डेल्टा ई है ये क्या, ये तो h न्यू है, hc/λ। और अगर मैं इसको रीअरेंज करूँ, अगर मुझे यहाँ पर 1/λ चाहिए तो मैं hc को डिवाइड कर दूंगा k से, ये देखो k × z²/hc। और ये देखो, ये हमने रिडबर्ग फार्मूला जो पढ़ा था वो, ये k/hc = r, k/hc = r, तो ये r k/hc है और ये 1/n1 का स्क्वायर -1/n2 का स्क्वायर। तो अल्टीमेटली 1/λ, जिसको हम बोलते हैं वेव नंबर निकालना, वो रिडबर्ग वैल्यू इससे मैच करती है। k की वैल्यू को hc से डिवाइड कर दो, ध्यान रखना ये वैल्यू जूल में रखनी है तो ये भी जूल में, और ये मीटर पर सेकंड में रखनी है, इनके यूनिट सेम रखना, उससे मैच करेगी। लो जी, अब आ गया आयनाइज्ड एनर्जी। इसका मतलब होता है कि हमने किसी भी एक इलेक्ट्रॉन को, जैसे यहाँ न्यूक्लियस है, उसके पहले ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन इतना दूर लेके जाना कि वो वापस ना आए, और वो इन्फिनिटी पे लेके जाना हमने। तो कहने का मतलब हमने एनर्जी En और इन्फिनिटी का गैप निकालना है। तो आयनाइज्ड एनर्जी क्या है, E∞ - E ग्राउंड स्टेट, इन्फिनिटी तो 0 होती है, माइनस ये वैल्यू निकाली, -1 प्लस हो गया, तो ये वैल्यू बेसिकली प्लस ग्राउंड स्टेट ही है। हाइड्रोजन के केस में आयनाइज्ड एनर्जी +13.12 किलोजूल पर मोल होती है, मतलब हमने एक इलेक्ट्रॉन को आयनाइज करना है तो ये वाली एनर्जी उसको देंगे तो वो आयनाइज हो जाएगा। तो ये मैंने अभी आज बोहर मॉडल ऑफ एटम के इस पार्ट 1 में उसके पोस्टुलेट और फॉर्मूले करवाए हैं। मिलते हैं, ये मैंने अभी पार्ट 1 करवाया है, इसको पार्ट 1 कर लो। मिलते हैं आगे पार्ट 2 में, जिसमें ये जो आज मैंने सारे फार्मूले करवाए हैं उन सब फार्मूले का यूज़, उनकी एप्लीकेशंस और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करना। तो मेरे साथ जुड़े रहिए एंड तक। सेकंड वीडियो में भी जो पार्ट 2 है, और उसमें मैं आपको बोहर मॉडल ऑफ एटम की 1 बाय 1 एप्लीकेशन करवाऊंगा, उनके क्वेश्चंस करवाऊंगा, और साथ में एंड में हम डिस्कस करेंगे कि बोहर मॉडल ऑफ एटम कितना सक्सेसफुल है और उसके बाद इसमें लिमिटेशंस कितनी हैं। तो मिलते हैं इसके पार्ट 2 में, बहुत इंटरेस्टिंग। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। हैव ए नाइस डे।